हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है छोटा प्लस बड़ी बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखो ए शब्द जो मिलता है किसमें मिलता है, हमने आपको ट्रिक भी बताया था और ऐसे ही बताया कि कहीं भी अगर ये शब्द मिलता है तो आप जवाब क्या देंगे। बताइए भाई कौन सा आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर पे यहाँ पर ये हो जाएगा गुण संधि। किस में आता है तो आपकी गुण संधि में होता है। ऑप्शन पे आपका बी सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कह रहा प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर अर्थात प्रति धन उत्तर बनेगा। अर्थात जब भी हमने बताया था कि या दिया हो वा दिया हो, है ना, और इनमें से अगर कोई आधा शब्द दिया है वो हमेशा आपका क्या होगा, वो हमेशा यण संधि का होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन बी। और ये आपकी कौन सी संधि है, हो सकता है पूछ भी सकता है तो एग्जाम में कि प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, तो आप क्या जवाब देंगे, यण संधि जवाब देंगे। क्लियर है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास किसमें है, कर्मधारय आपको बताना है। चलिए कर्मधारय तो देखो चक्रपाण दिया है, फिर चतुर्युग दिया है, नीलोत्पल दिया है, माता पिता दिया है। तो देखो यहाँ पर चक्रपाणी जो चक्र धारण करते हैं भगवान विष्णु हो गए, ये तो आपका कह सकते हैं बहुब्री हो गया। चतुर्युग हो गया, है ना, ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी आपके 4 युगों वाला हो गया, ये भी नहीं होगा। माता पिता यहाँ तो आपको कह सकते हैं कि आपका द्वंद्व समास है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नीलोत्पल, मतलब कह सकते हैं जो उत्पन्न, है ना, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा जिसमें से विशेषण और विशेष होते हैं या उपमेय और उपमान होता है। किसमें होता है तो आपके कर्मधारय में नीला शब्द आपको यहाँ पर विशेषण आपको दिख रहा है और कमल होता है विशेष। क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है चतुरानन में समास कौन है। चतुरानन, चतुरानन मतलब 4 है आनन जिसके अन्न मतलब होता है मुख, है ना, तो 4 हैं मुख जिसके, उन्हें बोलते हैं ब्रह्मा जी। सुना है कि नहीं, ब्रह्मा जी को सुना है कि नहीं भाई, सुना है। अच्छा सुना है तो ऑप्शन बी लगा दीजिए, फिर बहुब्रीहि समास आपका लगा दीजिएगा। ठीक है ना, द्विगु मत लगाइएगा क्योंकि विशेष अर्थ निकालना है। क्लियर है। अगला पूछा गया है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण आपको बताना है। चलिए निस्दिन दिया है, त्रिभुवन दिया है, पंचानन दिया है और आपका पुरुष सिंह दिया है। देखिए बहुब्रीहि समास अगर आपके दिमाग में आ रहा है त्रिभुवन, है ना, तो त्रिभुवन किसी एक को विशेष को नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर पंचानन मतलब 5 हैं आनंद जिनके, मतलब 5 हैं आनंद, आनंद मतलब होता है मतलब सिर्फ मुख होता है ना सिर्फ, तो आपके होते हैं आपके कौन, तो आपके शिव भगवान, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका सी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है पंचानन। अगला है चौराहा में समास कौन है। चौराहा 4 राहों का समाहार। ठीक है, 4 राहों का समाहार जो होता है उसे हम बोलते हैं चौराहा, अर्थात संख्यावाची है और जब भी संख्यावाची होता है वो हमेशा द्विगु होता है। क्लियर है। अगला पूछा गया है भाई बहन में कौन सा समास है। चलिए तो भाई बहन में कौन सा समास है, भाई और बहन, देखो डैश भी लगा है ना, योजक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, अर्थात कह सकते हैं कि योजक चिन्ह भी लगा है और ये भी प्रधान है ये भी प्रधान है। और जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो समास कौन होता है, तो इस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। भाई और बहन अर्थात जो एक दूसरे के जेंडर चेंज होते हैं, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हो गया। अगला आपसे पूछा गया है रचना शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन करना है। योग रूढ़ मतलब योग रूढ़ जो होता है वो एक विशेष अर्थ निकालता है जिसे हम लोग बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं और होता भी है ये है। तो यहाँ पर देखो बहुब्रीहि समास कौन सा है, जलज। जलज मतलब जो जल में उत्पन्न हुआ, मतलब जो कमल होता है ना, जलज उसे तो बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी, यहाँ पर आपका जलज बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है, नहीं है। चलिए ढिवरी, ढिवरी देशज है, पगड़ी ही ढोर है, लेकिन पुष्कर, है ना, पुष्कर शब्द आपका देशज नहीं है, पुष्कर आपका देशज नहीं है ना। इसे कह सकते हैं ये तत्सम शब्द है। ये कैसा है, तत्सम है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर रूढ़ शब्द आपका कौन सा नहीं है, तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं रूढ़ शब्द, ये तो भाई योग रूढ़ ये भी है, योग रूढ़ ये भी है ना, क्योंकि ये भी विशेष अर्थ निकालता है ये भी निकालता है।
इस प्रश्न में थोड़ी सी आपकी त्रुटि है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपके ज़्यादा दे दिए गए हैं और नहीं शब्द को दिया है। अगर यहाँ पर ये पूछ लेता योग रूट शब्द नहीं है तो हम लोग कहीं ना कहीं इस पर फोकस करते हैं, है ना। इस प्रश्न में थोड़ी सी आपकी त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चार पाई किस कारक में है। चार पाई पर, देखो पर दिया है ना, पर दिया है कि नहीं दिया है, और दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण में मैं पर, क्या निकला, में मैं पर हो गया ना। तो आपका जवाब क्या जाएगा, आपका जवाब जाएगा अधिकरण कारक। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया ना, क्योंकि पर शब्द आपको दिया है तो इसी से आपको पता चल गया अधिकरण कारक, है ना। अधिकरण में मैं पर, किस पर, आपकी चारपाई पर। अगला पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवित्री होता है। अब कवित्री जो आपका सही होगा कौन सा होगा, कवित्री सही कौन होगा, इस प्रश्न का आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कवित्री का। ठीक है, 12 का जवाब दीजिएगा। अगला आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखो हम वही प्रश्न कमेंट के लिए देते हैं जो हम समझ सकते हैं कि आप बता सकते हैं, और जो प्रश्न आपको हमेशा मिलता है एग्जाम में वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हर सेट में मिलता है, इस कारण ऐसे प्रश्नों को हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन होते हैं आपके 2 प्रकार के। हिंदी में सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन, है ना। संस्कृत की बात तो कर नहीं रहा, संस्कृत में होते बोलते हैं एक वचन, मध्य पुरुष, मध्य वचन, मतलब द्विवचन और आपका बहुवचन, है ना। लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, और ये पूछा भी गया है। अगला पूछा है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। दही कैसी है, ये कैसा है, आपको बोलेगा दही कैसा है, दही कैसा है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, दही जो आपका है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी, दही आपका कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टा है, दही जम गया, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं हमेशा। ऑप्शन आपका बी बना है। अगला है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द कौन सा है, इसमें से कौन सा शब्द है जिसे हमें विकार पैदा कर सकते हैं। विकार मतलब क्या होता है, जैसे देखो आज है, आज का क्या आप विकार कर सकते हो, आज का आज ही कर सकते हो क्या, यथी कर सकते हो क्या, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर लड़का को लड़की बना दिया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा कि विकार कौन हो गया, लड़का हो गया था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों में विकार होता है ना। तो इस कारण से ऑप्शन डी, यहाँ पर लड़का जो है वो आपका विकारी हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, लोकोक्ति वाला आपको बताना है ना। लोकोक्ति आपके दिए गए हैं, कह रहा है कागज के घोड़े दौड़ाना, या इसे बोल देते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना, ये तो बोलते हैं ना, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपका हो जाता है कौन सा, लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा लंबी लिखा पढ़ी करना, ये कर सकते हैं ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे बालू की भीत, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ। बालू की भीत, और बालू की भीत मतलब होता है, देखो बोली जो बालू की चीज़ होती है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर दिया गया है छपे हुए वर्तनी, आपसे बताना है कि कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पर उचित हो जाएगी, कौन सी वर्तनी आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है पूजनीय, है ना, पूजनीय। यहाँ पर बताइए कि कौन से शब्द को लॉक कर दिया जाए, कौन से ऑप्शन को यहाँ पर शुद्ध कर दिया जाए। चलिए, पूजनीय दिया है और पूजनीय की बात किया है, तो आपका जवाब कौन सा होना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा पूजनीय इस प्रकार से बनता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पूजनीय इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, अदर मत लगाइएगा। अगला पूछा गया है अनुग्रहित, अनुग्रहित कौन सा हो जाएगा। चलिए, अनुग्रहित, अनुग्रहित कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये वाला र तो होता नहीं, तो ये गलत हो गया, ये वाला आपका गा, ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन है, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे अनुग्रहित। कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका बी, अनुग्रहित इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है सन्यासी, सन्यासी उपन्यास के रचयिता ईला चंद जोशी हैं। तो यहाँ पर देखो सन्यासी तो इस प्रकार से सही लिखा है, यहाँ पर पूछा रचयिता, रचयिता किस प्रकार से, रचयिता, रचयिता, ऑप्शन राइट आपका डी, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा रचयिता। क्लियर है। अगला पूछा है षडानन, षडानन ने आपका दिया है, षडानन में कौन सी संधि है, षट धन आनन, क्या होगा, इसका डा का हो जाएगा टा, तो बनेगा षट धन आनन, मतलब कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि, है ना। जो आपका डा है उसका परिवर्तन टा में हो जाता है, तो षट धनानन बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है दुरुपयोग में कौन सी संधि है, दुरुपयोग में कौन सी संधि है। तो जब भी ऐसा आपको हो, है ना, ऐसा जब आपको हो, तो जो रू आपका होता है, ये जो रू होता है ना, इसका आपका परिवर्तन विसर्ग में होता है।
फिर इसके बाद आपका हो जाएगा दुह धन उपयोग, क्या बनेगा, दुह धन उपयोग, जो कि आपका विसर्ग संधि हो जाएगा ए नंबर, दुह धन उपयोग बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है समास, कह रहा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में जो समास है और कौन सा हो जाएगा, चंद्रशेखर। तो शंकर भगवान का नाम सुना है, देखें भगवान को जानते होंगे, है ना। तो चांद है जिनके शिखर पर, तो किसमें होते हैं, भगवान शिव के होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बनेगा बहुव्रीहि समास। कौन सा बनेगा, बहुव्रीहि समास। 10 मुख, 10 मुख, 10 मुख किसके हैं, रावण के होते हैं। 10 मुख किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो भाई रावण के होते हैं तो आप पर लगा दीजिए बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला पूछा है भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में कौन हो जाएगा, तो भरपेट, यहाँ पर देखो पेट तो मूल शब्द है लेकिन मेन शब्द आपका भर लगाने से ही तो परिवर्तन हुआ, पेट भर के, मतलब यहाँ पर अव्यय जुड़ा है भर, और जब ये अव्यय जुड़ा हो तो आपका होता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। भारत के पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है। देखिए यहाँ पर देखिए पूंजी और पूंजी, भारत के पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो आपका इस्पात उद्योग लगाइएगा। क्या लगाइएगा, इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है। क्यों, क्योंकि इसका उत्पादन बड़े स्तर पे ही होता है, ठीक है। पैसे देखो जितना इस्पात होता है इसका उपयोग होता है बड़े में। अब वस्त्र की बात करें तो लोग तो जुड़े रहते हैं इस क्षेत्र में लेकिन इतना बड़ा इनकम नहीं होता है, लेकिन इस्पात उद्योग एक कह सकते हैं विशालतम होता है, विशालतम प्रधान उद्योग होता है, ठीक है। उत्पादन बड़े स्तर पर ही होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। आपात स्थिति, तो आपात स्थिति याद रखिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपात स्थिति जो आपकी है आंतरिक आपात स्थिति, ये एक बार आपकी आई थी, ये आपकी 26 जून 1975 को, ठीक है। 1975 को ये आंतरिक आपकी आई थी। वहीं पर जो आपकी बाह्य आपात स्थिति होती है वो 2 बार थी, एक 62 में आई थी जब चीन के साथ युद्ध हुआ था और 71 में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है वो आपका कौन सा मामला है, मूल अधिकार। तो वो मूल अधिकार याद रखिएगा, जो मूल अधिकार है वो आपका है कौन, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 में मूल अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला आया था। यहाँ पर आपका हो जाएगा गोलखनाथ, ना कौन सा है, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ए नंबर आपका हो जाएगा। रट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला पूछा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके आर्टिकल आपने सुना होगा 164, आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, है ना, राज्यपाल ही तो करते हैं। विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसी तो करता है, तो विधानसभा का बहुमत दल नेता को ही बनाया जाता है मुख्यमंत्री, जो कि कौन, आपके राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल उन्हें नियुक्ति करते हैं, शपथ ग्रहण आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कौन सा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे, ये भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। अब बताइए भाई, बताइए सबसे पहले तो आपके कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आएंगे। कौन आएंगे, जवाहरलाल नेहरू आएंगे। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो आपके, अच्छा इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मोरारजी देसाई हैं और आपके चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, देखो यहाँ पर वैसे देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तीसरा, फिर आपका दिया है दूसरा दिया है ना भाई जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई थी, फिर मोरारजी देसाई आए थे, फिर चौधरी चरण सिंह, मतलब पहले ये आए थे, है ना, फिर इसके बाद कौन आई थी, इंदिरा गांधी आई थी, दूसरे नंबर में आई थी, फिर तीसरे स्थान में मोरारजी देसाई आए थे, चौथे स्थान पे आपके आए थे चौधरी चरण सिंह। तो इस हिसाब से होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार से, यहाँ पर देखो इसको दूसरा होना चाहिए था, यहाँ तक तीसरा होना चाहिए। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, है ना। देखो मिस प्रिंट आपका हो चुका है, यहाँ पर देखो डबल ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखो 3 लगा है ना, 3 लिखा है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये 2 होता है नंबर और ये 3 होता है। इस हिसाब से करेंगे तो सी नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई। तो मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी, कब पड़ी थी, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई कब हुई थी, तो लड़ाई हुई थी 1526। 1526 मत पढ़िएगा, ये हमेशा डेट के साथ पढ़िए, 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था,
ठीक है, और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जवाब कौन देंगे, यहाँ पर जवाब देंगे पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला पूछा है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। लाहौर षड्यंत्र मामला, और ये रजिस्टर किया गया था अरविंद घोष। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अरविंद घोष हो जाएगा। अरविंद घोष हो जाएगा या सरदार वल्लभ भाई, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह होगा। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब भगत सिंह। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, तो आपका हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र मामला सरदार भगत सिंह के विरुद्ध आपको किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, और अगला आपसे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से द्रविड़ कसागम के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से द्रविड़ कसागम के संस्थापक कौन थे, जवाब दीजिए फटाफट। तो द्राविड़ कसागम के संस्थापक थे कौन, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके संस्थापक थे। और अगला पूछा गया है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। चलिए, आकस्मिक बाढ़ का संबंध है, ये संबंध जो आपका है किससे संबंधित है। चलिए, तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा, आकस्मिक बाढ़ जो आएगी किस प्रकार से, तो यहाँ पर दिया है आपका सुंदर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी और आपका टोर्नेडो। तो जो देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में वो आपका किससे हो जाएगा, तो आपका चक्रवाती तूफान। ठीक है, चक्रवाती तूफान के कारण यहाँ पर आकस्मिक आपके यहाँ पर तूफान आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात कभी भी अचानक बन सकते हैं ना, इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनामी कैसे होती है, सुनामी पहले आपकी भयंकर भूकंप आएंगे, जब भूकंप आ जाएंगे तो भूकंप के बाद एक सुनामी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चक्रवाती तूफान। अगला पूछा गया है, यार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन आपका ऊपर सी हो जाएगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन के अनुसार आपसे हैं। ठीक है, वैसे आपका देखो लद्दाख बन गया है, तो अब लद्दाख तो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा हो गया है ना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर लगाएंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। यहाँ पर देखो सहायक नदी है, और आपकी सहायक देखो नदियाँ हैं, और मुख्य नदी कौन सी है, किसमें कौन सी नदी आपकी मिलती है, इस जोड़े को आपको पूर्ण करना है, इस जोड़े को आपको पूरा करना है। तो कह रहा है चंबल कह रहा है आपसे गंगा से, तो भाई चंबल तो गंगा से नहीं मिलती है, ये तो मिलती है यमुना से मिलती है ना, यमुना से मिलती है, पहला गलत। सोन कह रहा है सोन भैया आपकी मिलती है गंगा में मिलती है, तो ये तो आपका गलत। मानस आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड केवल सही हो जाएगा। थर्ड कौन सा है, केवल थर्ड, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है, कह रहा है गुर्दे अर्थात किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। गुर्दे अर्थात किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, नेफ्रॉन। कौन सी इकाई होती है, गुर्दे अर्थात किडनी की जो कार्यात्मक यूनिट होती है, इकाई होती है, वो आपकी नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, आपने अगर किडनी देखा है, गुर्दा देखा है ना, उसमें देखे होंगे बिल्कुल बारीकी बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी नसें होती हैं, जो लग रहा है कि उन्हीं से जो सफाई होती है ना, क्योंकि जो देखते हो ना स्टोन इसी में तो बन जाती है, किडनी वगैरह में बन जाती है, जो छोटे छोटे कण होते हैं फंस जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह से नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है, अवरोध का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा, शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, शरीर के लवण की क्षति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको हो जाएगा कौन सा, शरीर से ऊष्मा की क्षति। ये आपका होता है त्वचा के सतह की मौजूद वसा होती है, वो आपके विरुद्ध अवरोध किसका करता है, शरीर से ऊष्मा की क्षति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, ए हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात जो आरबीसी होती हैं, इनका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल बताना है भाई, आरबीसी का जीवन काल। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है। वहीं पर जो आपकी WBC होती हैं ना, WBC होती हैं अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो आपकी 3 से 4 दिन होती हैं। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया आपसे
फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक रंग। क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन होते हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला होते हैं। लाल, हरा, नीला या कह सकते हैं लाल, नीला, हरा। कौन? ऑप्शन आपका सी। ये होते हैं जिन्हें हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो रंगीन टीवी होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही होते हैं। इन्हीं 3 रंगों के माध्यम से कई रंग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होते हैं वो आपके किस प्रकार से बनाते हैं? तो आभासी। कैसे होते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। आभासी बनाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कर आपसे यहाँ पर 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है ऑप्शन राइट। जल्दी से चिपकाइए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट के बराबर होता है। अगला है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार, आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इस प्रकार की गैसों आपको कराई गई होंगी। भाप अंगार गैस है ना, तो भाप अंगार गैस जो मिश्रण होती है वो किसकी किसकी होती है? तो इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी हाइड्रोजन। कौन कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन अब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धुआं होता है, धुएं में मैक्सिमम होती है उस समय क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या करते हैं, जो आपका सांस लेते हैं ना, सांस के साथ में जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पूछा है, पीतल किससे बनता है? पीतल, पीतल जो आपका होता है एक अलॉय स्टील होता है, मतलब मिश्रण होता है ना। ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे किससे? तो तांबे के साथ जिंक मिलाने से ये एक मिश्रित धातु बन जाती है। तो ये आपका मिश्रित धातु है, तांबा और जिंक का मिश्रित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला पूछा है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो देखो, ओजोन की परत जो आपकी है वो कहाँ पर है? तो आपके समताप मंडल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? समताप मंडल में है। और समताप मंडल में जो होती है आपके आने वाली जो आपकी होती है कौन सी किरणें? अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और ओजोन परत जो आपकी होती है इकाई क्या होती है? डॉप्सन, है ना। ओजोन परत की मापने की इकाई होती है डॉप्सन, जो कि समताप मंडल में ओजोन परत आपकी मिलती है। अगला पूछा गया है, रामपुर नक्षत्रशाला स्थित है। रामपुर नक्षत्रशाला है, ये भी हमने आपको बताया था। टेक्नोलॉजी पूर्णतः आपकी है ना। पूर्णतः देखा जाए पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के तरीके से आपकी है। ये रामपुर में है, रामपुर नक्षत्रशाला रामपुर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला आपसे पूछा गया है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र आपका है कहाँ पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, हमने आपको कभी यूपी जीके में ये बताया था, भारतीय गन्ना अनुसंधान काउंसिल, है ना। अगर काउंसिल लगा देता है काउंसिल, तब आपका जवाब सहारनपुर होता है। लेकिन जब दिया जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तब आपको जवाब देना है लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक्स विधा की शुरुआत किसने की? ग्राफिक विधा की शुरुआत जो की वो किसने किया था? ये किया था ललित मोहन सेन। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने किया था? ललित मोहन सेन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला में प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। स्थापत्य कला के जो प्राचीनतम जो नमूने हैं वो आपके किस समय के हैं? तो आपके प्राचीनतम आपके हैं मौर्य काल के, है ना। देखो, जो सबसे पुराना काल देखा जाए तो इनमें मौर्य काल है, तो प्राचीनतम साक्ष्य आपके मौर्य काल से ही मिलते हैं। ठीक है, और मूर्तियां वगैरह जो आपकी हैं वो आपकी कुषाण काल में मिलती हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है, यार निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का कौन सा है? 75 का जवाब आपको देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में है। किसान बही किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसान बही किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब देंगे। तो चलिए, यहाँ पर सही जवाब आपका आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपका देखो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, किसान बही किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 6 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, जो आपका जिले का कलेक्टर होता है वो आपके द्वारा इसके द्वारा आपका होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 6 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? तो याद रखिए 2016 का जो आपका भू राजस्व अधिनियम था उसमें किसी भी यहाँ पर आदेश की जो तारीख से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा?
ऑप्शन आपका बनेगा सी, आपके 30 दिन। ठीक है, कितना बनेगा? 30 दिन। यहाँ पर 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने को वसूला जा सकता है। बताइए भाई, भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत किसी पर अगर जुर्माना लगाया गया है ना, लगा गया है, तो वसूला जाएगा, किस प्रकार से वसूला जा सकता है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पर आपका 8 का जवाब क्या बनेगा भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, अगर भू राजस्व अधिनियम के तहत है ना, तो आपका जवाब आपका सी हो जाएगा, भू राजस्व की भांति वसूला जाएगा। ठीक है ना, भू राजस्व की भांति वसूला जाएगा। तो 8 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, भू राजस्व की भांति वसूला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? 9 का जवाब देना है। 9 का जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, कृषि वर्ष जो प्रारंभ होता है ये आपका प्रारंभ होता है 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बनेगा, 1 जुलाई हो जाएगा, 1 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? तो कृषि वर्ष जो समाप्त होता है वो कब समाप्त होता है? तो यहाँ पर उल्टा आपका हो जाएगा, जो आपका आएगा 30 जून। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर आपका 30 जून हो जाएगा, है ना। 30 जून को समाप्त होता है, तभी तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भूमि कृषि भूमि आपकी है? निम्न में से कौन सी भूमि कृषि भूमि है? कृषि योग्य जो आपकी भूमि है आपकी कौन सी है? तो कह रहे हैं कृषि उद्यान भूमि, दुग्ध उद्योग, पशु चारा। तो याद रखिए, ये जितने भी हैं सभी जो आपके आते हैं कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? 12 नंबर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 12 नंबर में? तो 12 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, देखो दिया गया है राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति दिया गया है ना। तो इसका जवाब जो आपका आएगा ये आपका हो जाएगा, देखो डी तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में, केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती। अब सोचो ये सब कुछ एक साथ कर दे, है ना, आलू भात तो है नहीं कि एक साथ में सब बिल्कुल भरता बना खा लो। यहाँ पर बी हो जाएगा कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा आपका बी नंबर, आपका राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वैसे तो लेखपाल के देखो क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद जो आपकी नियुक्ति करते हैं वहाँ के कौन करते हैं? तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? तो आपका जो कलेक्टर होता है ना, जो आपका जिले का जो कलेक्टर होता है उसके माध्यम से किया जाता है, डीएम होता है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कलेक्टर के माध्यम से आपका किया जाता है। जवाब यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गाँव में आबादी स्थलों के आवंटन की जाँच कौन कर सकता है? गांव में आबादी स्थलों के आवंटन की जांच जो करता है वो कौन करता है? तो आबादी स्थलों के आवंटन की जांच जो आपका जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? कौन कर सकता है? तो तहसीलदार होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, तहसीलदार होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, तहसीलदार। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, ये सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? सहायक कलेक्टर या जो आपका होता है उप जिलाधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर आपका कलेक्टर हो जाएगा। सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? तो आपके मेन जो आपका कलेक्टर होंगे उनके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, अर्थात कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गाँवों की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है? गाँवों की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है? 16 का जवाब देना है। 16 का जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए, गांव के सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण, है ना, पुनरीक्षण जो आपका करता है ये आपका कलेक्टर करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्राम सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कितने वर्ष बाद किया जाता है? यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्राम सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कितने वर्ष बाद किया जाता है। सही जवाब 17 का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइएगा। चलिए, सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, सही जवाब बिल्कुल आ रहा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन आपका बनेगा ये नंबर। यहाँ पर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि नक्शा खसरा या खतौनी में किसी गलती या भूल के लिए किसको प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है?
मान लीजिए नक्शा में या खसरा में या खतौनी में किसी में भी अगर गलती या भूल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, यहाँ पर इसका जवाब देना है, जो कि आपको पता भी होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा और हमने इसको भी पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा भाई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन आपका ए बनेगा। यह आपको होता है तहसीलदार के द्वारा, ठीक है, किसको दिया जाता है, तो तहसीलदार को दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तहसीलदार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ किया गया था ये कब प्रारंभ किया गया, 1 का जवाब देना है, 1 का जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सही हो जाएगा आपके सन 2001 में, ठीक है, सन 2001 में। काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, सन 2001 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है, यहाँ पर बताइए भाई कि कौन सी योजना है जो बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से लगाई गई थी। ये आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए योजना थी, ये आपकी कौन सी थी, तो यहाँ पर 2 का जवाब आ रहा है, जो कि ऑप्शन का बी हो जाएगा, ट्राइसेम योजना है। ट्राइसेम योजना है जिसमें यहाँ पर कह सकते हैं लोन वगैरह दिया जाता था, है ना। अगर उसमें से समय दिया जाता है कि कितने यहाँ पर आपको समय दिया गया, वैसे मान लो 1 साल दे दिया गया, उसमें से अगर आप फिर नहीं जमा कर पा रहे हैं तब आपको 7% रेंट के मतलब 7% ब्याज के अकॉर्डिंग फिर आपको लौटाना पड़ेगा। वैसे तो आपको एक समय सीमा हो जाती थी कि इतने दिन आपको पैसे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर समय ज़्यादा हो गया तो फिर आपको 7% के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। एक योजना है सर, क्या है, तो भाई ट्राइसेम एक योजनाएं है, ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया, यहाँ पर 3 का जवाब क्या बनेगा, 3 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, यहाँ पर आपका 1969 में, ठीक है, 1969 में बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 1969 में। अगर अभी से आप लेट करेंगे तो फिर आपको एग्जाम के समय भी आपको पंजीरी ही मिलेगी, है ना, फिर टाइम आपको फिर नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ पंजीरी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बाद में जुड़ते हैं, अगर पहले जुड़ेंगे तो सब ज्ञान मिलेगा और सब के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और पूरा नॉलेज लेंगे। अधूरा नॉलेज जिंदगी को बर्बाद कर देता है। याद रखिए ट्राइसेम योजना जो प्रारंभ की गई थी ये कब प्रारंभ की गई, 4 नंबर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये 15 अगस्त को, याद रखिए 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1979 को, ठीक है, 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई। हमने आपको बताया कि आपका एक लोन प्रक्रिया होती है जिसमें से लगभग 7,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता था और बोला जाता था कि 1 साल के अंदर आपको वापस करना है, नहीं करते हो तो 7% रेट के हिसाब से आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसी एक योजना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था, सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था, 5 नंबर, तो 5 का जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का ऑप्शन ए नंबर, ये आपका 1979 में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, 1979 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देश में किस संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब ऐसा पूछा गया है कि देश में ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग था, अब उसका उन्मूलन मतलब कह सकते हैं उखाड़ कर फेंक दिया गया है। हिंदी में हमने बताया था उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, है ना। तो यहाँ पर इसका समाप्ति हो चुकी है, कौन सा आपका है 6 नंबर में, तो आपका जो चेचक है, ठीक है, जो चेचक है इसकी समाप्ति आपकी हो गई है। अदर बीमारी आपकी कह सकते हैं कहीं ना कहीं हद तक यहाँ पर खत्म करने की कगार में है, लेकिन यहाँ पर देखो एड्स तो आपका इतना आसान नहीं है ना, इसे समाप्त करना, और डेली के डेली प्रक्रियाएं आपकी बढ़ रही हैं तो भाई एड्स तो होगा। अदर कहीं ना कहीं कमी आपकी आई है, यहाँ पर डी नंबर आ जाएगा चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी, 7 नंबर, तो 7 का ऑप्शन आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर, सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में शुरू की गई थी। 7 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सन 2000 में प्रारंभ की गई थी, सन 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ट्राइसेम योजना का कार्यक्रम है, देखो कोई पूछ रहा था क्या होता है, तो देख लीजिए ट्राइसेम कब लागू की गई, क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, सब आपको इसी में मिल गया, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ट्राइसेम कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो आपका क्या था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण आपका देना, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ये ट्राइसेम का कार्यक्रम था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनसे बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई, यहाँ पर आपका जवाब पूछा गया है महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई। और पता है ये जो आपका टॉपिक है ना, बहुत लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना, इसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जबकि पता है कि अगर आपको लेखपाल बनना है तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं, वही कुल्फी खाना वगैरह वगैरह ज़्यादा पसंद होगा, ये पसंद नहीं होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने लोग यहाँ पर कंटिन्यू बने रहते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पर आपका 9 का जवाब पूछा गया है, तो 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन आपका भी बनेगा यहाँ पर 2 अक्टूबर 1993 को हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 10 लाख कूप योजना प्राथमिक रूप से संबंधित है, मतलब 10 लाख कूप योजना जो आपकी योजना थी आपकी प्राथमिक रूप से जो संबंधित है वो किसके उत्पादन से है, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित सिंचाई से, सिंपल सी बात है, आपको पता है 10 लाख आपकी किससे, तो आपकी कूप है तो कूप से क्या होगा, सिंचाई के लिए तो लगाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। ऊर्जा तो नहीं हो जाएगा, जैव विकास तो उससे वो नहीं जाएगा, तो आपकी कूप से क्या निकलेगा, कूप से आपको पानी निकलेगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सर्व शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़े, है ना। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़े आपका क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो दिया है 6 से 14 वर्ष तक की स्कूली बालिकाओं के लिए या बच्चों के लिए, किसके लिए आपका किया गया था, ये सभी के लिए था, जो 6 से 14 वर्ष के सभी स्कूली बच्चों के लिए था। ऑप्शन आपका डी बनेगा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए था, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, पहले पन्ने में नोट करिएगा, पहले पन्ने में। और जैसे आप उठते हो वैसे पहले सबसे पहले इसी को पढ़ना, चाय पीना तो सबसे पहले इसको पढ़ना, जब सोना तब से पहले इसे पढ़ना, जब रोना तब भी इसे पढ़ना, एग्जाम देने जाना तब भी इसे पढ़ना, मतलब पहले पन्ने में से पढ़ लेना ताकि बार बार रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर आपका डी नंबर, यहाँ पर सन 1978 में, ठीक है 1978 में। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें भी जो चीज़ नहीं आती है ना तो वो पहले फ्रंट पेज में रख देते हैं, जैसे खोलते हैं पहले वही दिखाई पड़ता है, चाहे कुछ हो वो पहले पन्ने वाले से लिख देते हैं, है ना। चलिए कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो कितना निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर निर्धारित किया गया था 8%, ठीक है 8%। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं क्योंकि हमने इसके पहले हमने पढ़ाया था, जो आपकी इसके पहले बैच आपका खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको हमने सब कंप्लीट करा दिया था। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय पूछा है और समय आप दे सकते हैं क्योंकि 12 वाली तो 12 में थी, इसका मतलब कह सकते हैं 2007 से लेके 2012, है ना 2007 से लेके 2012 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, 2007 से लेके 2012 तक आपकी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले लागू की जाने वाली जो आपकी योजना है आपकी कौन सी है। वेरी 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 IMP का आपका क्वेश्चन है, याद रखिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आपकी योजना है जो आपकी लागू की गई थी स्वतंत्रता के बाद और ग्रामीण जीवन के विकास के लिए आपकी कौन सी योजना थी, यहाँ पर जवाब देना है। हर हर महादेव सभी को। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए 15 का ऑप्शन आपका जवाब होगा ए नंबर, ये आपकी थी सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना थी जो कि आपकी लागू की गई थी 1952 में, पहली योजना आपकी यही थी, ठीक है ना स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई। पूरे प्रश्न आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 2 अक्टूबर 1952 को, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर देखो भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्मदिवस पर लागू की गई, ये लागू की गई थी महात्मा गांधी, ठीक है महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना, देखो 2 अक्टूबर को लागू की गई थी, इसका सिंपल सी बात है 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती। चलिए वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण योजना का हिस्सा है, उस बृहत्तम ग्रामीण योजना का नाम क्या है। जो पहले योजना नाम थी सामुदायिक विकास योजना, अब इसका नाम चेंज करके उसमें मिक्स कर दिया गया, इसको बना दिया गया क्या, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका नाम क्या रख दिया गया, समन्वित विकास कार्यक्रम रख दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि IRDP का पूरा नाम क्या है। IRDP का पूरा नाम क्या है, 18 नंबर आपसे पूछा है। तो IRDP का पूरा नाम जो आपका है क्या है, 18 का ऑप्शन आपका सी बनेगा। ये आपका है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है कौन सा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आप लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं तो रूरल ही तो होगा ना, रेडियो और रेलवे से मतलब आपका होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, रूरल ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है 19 नंबर में,
तो इसका नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। वही योजना जो आपकी 1952 में लागू की गई थी, है ना, सबसे पहले लागू की गई थी, उसका नाम बदल कर रख दिया गया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। वही है, सब कुछ वही है, घुमा फिरा कि बस इधर से रापट मारो चाहे उधर से मारो, कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका वही है। क्वेश्चन आपका अगला दिया है कि आईआरडीपी पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया। आईआरडीपी पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया, यहां पर 20 का जवाब देना है। तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, 2 अक्टूबर 1980 को। 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में आपकी प्रारंभ कर दी गई। ऑप्शन अटक यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू की गई। संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, तो अभी इसके ऊपर वाला प्रश्न था, सेम ट्रिस रूम, यही प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है। 2 अक्टूबर 1980 को लागू की गई। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, तुक्का भी लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी। पहले पन्ने में लिख लेना, पहले पन्ने में लिख लेना, ताकि जैसे ही कॉपी खोलो पहले आपको यही दर्शन हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 22 का जवाब क्या बनेगा, 22 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1999 में, वर्ष 1999 में हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। हम चाहते हैं जो प्रैक्टिस सेट आपको लाएंगे तो वहां पर ये योजनाएं होंगी, तो आपकी योजना पहले से आपकी रटी रटी रटाए हों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया। उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया, यहाँ पर जवाब देना है। 23 नंबर आपसे पूछा है, 23 का जवाब क्या हो जाएगा, 23 का जवाब आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 23 का ऑप्शन आपका जवाब क्या बनेगा भाई साहब, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर आपका 23 का ऑप्शन आपका बनेगा आपका सी नंबर, वर्ष 1965। ठीक है, वर्ष 1965 हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई, 24 का जवाब देना है। चलिए 24 का जवाब भी आपने कई बार आपने पढ़ा भी होगा, है ना, इसको कई बार आपने पढ़ा भी होगा। और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 24 का ऑप्शन आपका जवाब आपका डी आ जाएगा। वर्ष 2000 में, अभी हमने इस वीडियो में शायद दूसरा या तीसरा ही प्रश्न आपको पढ़ाया था कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। यहाँ पर आपका 2000 होगा। ठीक है, 2 आपका बना है, 2000 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, यहां पर जवाब देना है। निशान आपको यहां पर लगाते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपना पूरा नोट कर लीजिएगा। 26 का ऑप्शन आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा, यहां पर आपका जवाब बनेगा डी। यहां पर 1995 में, याद रखिएगा कि आपकी इस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी वर्ष 1995 में की गई थी। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी ये योजना जो आपकी है इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति हो सके, इमारती लकड़ी की आपूर्ति हो सके। ये इमारतें खाने वाली नहीं है, ये बनाने वाली इमारतें होती है, जो इमारत आपकी बनी होती है डिजाइन वगैरह, है ना, मतलब लकड़ी के जो अच्छे वगैरह वो आपकी इमारती लकड़ी, और आपके चारे की आपूर्ति, इन सभी के लिए सामाजिक वानिकी का उद्देश्य आपका था, जो कि आपकी 1995 में आपको लागू की गई थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ, 28 का जवाब देना है। जब भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले, जब भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले तो ये प्रश्न आपके रटे रटाए होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा प्रैक्टिस सेट लेखपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 18, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका अन्नपूर्णा योजना का जो प्रारंभ हुआ था 1999 में। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 28 का, यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर 1999 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि वित्त वर्ष 2000 से 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में केंद्र व राज्य के बीच व्यय की जाने वाली राशि का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर दिया है कौन सी योजना है, जवाहर समृद्धि जो आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है ना, इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो आपका राशि का अनुपात है वो कितना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो इसका जवाब आप रट लीजिएगा, इसका जवाब आपका 29 का हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका 60 और 40 का अनुपात है। ठीक है, 60 और 40 का अनुपात है। अदर जितनी भी आपकी योजनाएं लगभग आपको देखने को मिली थी वो आपके यहाँ पर 75 और 25 थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना जो आपकी हुई थी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर याद रखिए ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना आपकी केरल में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, केरल में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका 30 का हो जाएगा कौन सा, डी। ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी केरल में, केरल में।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है। तो बेरोजगारी दूर करने की आपकी योजना कौन सी है, अभी हमने आपको बताया था। अभी इसके पहले हमने कम से कम इसके 5 प्रश्न आपके सॉल्व कराए, 5 से 6 प्रश्न सॉल्व कराया है कि गरीबी दूर करने के लिए जो आपकी योजना थी वो आपकी ट्राइसेम योजना थी, है ना। कम से कम आपको इसी टेस्ट में हमने 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिया है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न सबसे पहला है कि राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। ग्राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास, ग्राम के विकास के लिए है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आपका गांवों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, गांवों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है जो आपकी राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास आपका योजना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है, 33 नंबर। तो 33 का ऑप्शन आपका बनेगा आपका डी नंबर कि रोड व नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ये सभी जो आपके हैं ये सभी किए जा रहे हैं जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली योजना जो आपकी है, आपकी कौन सी है, सामुदायिक विकास योजना ही है ना, हमने बताया भी है। और समन्वित योजना आपका नाम वर्तमान में कर दिया गया है समन्वित विकास योजना, है ना। वही आपका क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा दिया है। ऑप्शन 1992 हो जाएगा ए नंबर। देखो बिल्कुल इजी लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लगातार हम बोला करते हैं 5 बजे से क्लास चलती है, अगर 5 बजे से आप लगातार जुड़ते हैं तो फायदा आपको मिलेगा। बीच में आओगे तो फिर टूटे फूटे प्रश्न आपको मिलते हैं, है ना, फिर टूटे फूटे नंबर भी मिलते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये कब प्रारंभ की गई, तो 1999 में। ये भी प्रश्न आपको मिला है, जब भी दोबारा मिले तो आपको पता चल जाए कि नहीं ये प्रश्न तो कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो प्रारंभ की गई, कब की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई, 36 नंबर। यहां पर आपका जवाब आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1999 में, है ना। कब की गई, 1 अप्रैल 1999 में आरंभ की गई जो आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। ये भी लगभग तीसरा या चौथा प्रश्न आपको मिला है इसी प्रश्न में, है ना। रट जाएगा पूरी तरीके से, पूरा वीडियो खत्म होते होते रट जाएगा। कह रहा है लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन से हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, देखो आपको लोहिया पार्क वगैरह बने होंगे गांव में, है ना, बहुत जगह बने होंगे। तो लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। तो इसका लाभ जो दिया जाता है, इसका लाभ जो दिया जाता है किसे किसे दिया जाता है, तो ये होता है आवासहीन परिवार, है ना। आवासहीन परिवार जिनके घर वगैरह नहीं है, जिनके घर वगैरह नहीं है उनके लिए होता है, गरीबों के लिए होगा, यहाँ पर धनाढ्य परिवारों के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपका 37 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आवासहीन परिवार के लिए आपकी योजना आपकी चलाई गई है, ठीक है, सभी के लिए नहीं आपका है कि कोई अगर अंबानी हो तो उनको बांट दो, है ना, कोई पेट्रोल पंप चला रहे तो वो बांट दो, सबका नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ पर आवासहीन परिवार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना जो आपकी है ये कार्यदायी संस्था जो आपकी है आपकी कौन सी है, 38 नंबर। तो यहाँ पर देखो कौन सी है, भारतीय बीमा निगम, ठीक है, कौन सी है भाई, भारतीय भारतीय बीमा निगम, ठीक है, भारतीय बीमा निगम है जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आम आदमी बीमा योजना आपकी है, कार्यदायी संस्था है कौन सी, भारतीय बीमा निगम है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है, 39 का जवाब आपको देना है। और ये वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न। धन्यवाद।